अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि आजकल हम लोग सुलेमान थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं कि क्या है सुलेमान थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो बच्चों, आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा हर थ्योरी को डिस्क्राइब करूँगी कि उस थ्योरी का क्या योगदान रहा है पर्सनैलिटी थ्योरीज़ में, और उस थ्योरी ने पर्सनैलिटी थ्योरीज़ में अपने आप को कितना स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ बात करते हैं हम सुलेमान थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुलेमान का जो पूरा नाम है हैरी स्टैक सुलेमान रहा है। इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्गली कॉन्सेप्शनल प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया है, और इनकी जो थ्योरी है उस पे न्यू साइकोएनालिटिक सोर्सेज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। इन्होंने जो फ्राइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी थी, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इनएप्रोप्रिएट समझ के रिजेक्ट कर दिया था, जैसे इड, ईगो, सुपर ईगो, सेक्स थ्योरी, इन सबको। पर इन सब के बावजूद भी इन्होंने फ्राइड की जो डायनेमिज्म प्रिंसिपल्स वगैरह थे उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और बहुत ही स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया था, और उसको अपनी थ्योरी में शामिल भी कर लिया था। इन्होंने भी फ्राइड की तरह, जैसे फ्राइड ने बताया था डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, कई सारी स्टेजेस पार करते हैं तब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो पाती हैं। वैसे ही सुलेमान ने भी बताया है कि पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बहुत सारी स्टेजेस का रोल होता है, एक डिस्टिंक्ट पीरियड होता है जिसको हमें फुलफिल करना पड़ता है, तभी हमारी जो पर्सनैलिटी होती हैं वो डेवलप हो पाती हैं। इसी वजह से पर्सनैलिटी की ये जो थ्योरी है सुलेमान की, इसको इंटरपर्सनल थ्योरी या इंटरपर्सनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है साइकेट्री की। इन्होंने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है, इनका ओपिनियन था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बचपन से ही वो इन्वायरमेंटल चीज़ों या वहाँ पे जो भी व्यक्ति उपस्थित होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने लगता है, यानी कि इंटरपर्सनल बिहेवियर करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो थ्योरी है बहुत ही सिंपल है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला डायनेमिज्म ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा इंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, तीसरा डेवलपमेंटल स्टेजेस। पहले हम बात करते हैं डायनेमिज्म ऑफ पर्सनैलिटी की। तो डायनेमिज्म ऑफ पर्सनैलिटी में उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन है वो क्या है, एक एनर्जी सिस्टम है जो नीड से डेवलप टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता रहता है। हम नीड से जो डेवलप टेंशन होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो कितने तरह की होगी, वो 2 तरह की होती है नीड से डेवलप टेंशन। पहली है टेंशन डेवलप थ्रू न्यूड्स, मतलब कि जो टेंशन नीड से डेवलप हो रही है। दूसरी क्या है, टेंशन डेवलप थ्रू एंजाइटी, जो टेंशन एंजाइटी से डेवलप हो रही है। तो अगर टेंशन हमारी नीड से डेवलप हो रही है तो हम इंटीग्रेटिव बिहेवियर करेंगे, पर वहीं पे अगर टेंशन जो है हमारी वो एंजाइटी से डेवलप हो रही है तो हम डिसइंटीग्रेटिव बिहेवियर करेंगे। और कई बार तो ऐसा भी आता है कि जब हमारी जो नीड्स होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती, तो हमारे अंदर एपैथी डेवलप हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया सुलेमान ने कि अगर माँ बहुत ज़्यादा एंशियस रहती है, परेशान रहती है, तो बच्चा भी अपने अंदर वैसी ही चिंता विकसित कर लेता है, वैसी ही भाव भंगिमाएँ बनाना प्रारंभ कर देता है, वैसे ही जेस्चर्स हो जाते हैं उसके, वैसे ही आईब्रोज़ को ऊपर कर लेना, मतलब जिस तरह भी तरह का एक जेस्चर होता है चिंता का, वो वैसे ही बनाना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं लेवल्स ऑफ कॉग्निशन की। इन्होंने कॉग्निशन के 3 लेवल्स बताए हैं। इन्होंने बोला कि प्रोटोटैक्सिक, पैराटॉक्सिक और सिंटैक्सिक, ये 3 लेवल होते हैं हमारे कॉग्निशन के। अब प्रोटोटैक्सिक क्या होता है? यहाँ पे मैंने तीनों को डिस्क्राइब किया है। प्रोटोटैक्सिक क्या होता है? सबसे छोटा जो लेवल है हमारा, जो बहुत ही इलॉजिकल होता है या क्षणिक होता है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस बेसिकली होता नहीं है, तो हमारा कहलाता है प्रोटोटैक्सिक। प्रोटोटैक्सिक एक्सपीरियंसेस होते हैं इसमें, बेसिकली जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है उसके एक्सपीरियंसेस, यानी कि प्रिमिटिव एक्सपीरियंस जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ऐसे जो एक्सपीरियंस होंगे वो क्या होंगे? बहुत ही क्षणिक होंगे, बहुत ही रिकॉल योग्य नहीं होंगे, कम्युनिकेबल भी नहीं होंगे अच्छे से। और वहीं पे जो पैराटैक्सिक होता है, पैराटैक्सिक जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो प्री लॉजिकल होते हैं। ये जब भी कोई कोइंसिडेंटली कोई भी इवेंट घट गया हमारे आसपास और हम जब उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढने लगते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पैराटैक्सिक लेवल। और वहीं हम बात करते हैं सिंटैक्सिक लेवल की। सिंटैक्सिक लेवल क्या होता है? सिंटैक्सिक जो लेवल होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, और ऐसे एक्सपीरियंस
को व्यक्ति हाव-भाव, जेस्चर से, लैंग्वेज से प्रेज़ेंट कर सकता है, बहुत ही कम्युनिकेबल होता है, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, बहुत ईज़िली वर्ड्स मैंने यूज़ किया, आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। और वहीं जब हम बात करते हैं एंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी की, एंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी से क्या मतलब है कि मतलब कि व्यक्तित्व का टिकाऊ पहलू, है ना? व्यक्तित्व का जो टिकाऊ पहलू उसकी हमें बात करनी है। इसमें भी इन्होंने 3 तरह की मेन कॉन्सेप्ट से बात की है इन्होंने। तो ये 3 तरह के मेन कॉन्सेप्ट हैं। पहला है हमारा डायनामिज़्म। अब हमारा डायनामिज़्म क्या है? सुलेमान ने बताया कि डायनामिज़्म को समझ लीजिए जैसे आप ट्रेट के इक्वल, जैसे हमारी ट्रेट्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वैसे ही ये हमारा डायनामिज़्म हो गया। डायनामिज़्म एक ऐसा कंसिस्टेंट पैटर्न है, जिसके सहारे व्यक्ति जो होता है पूरी लाइफ़ में उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता रहता है। एक कंसिस्टेंट पैटर्न में अपनी पूरी लाइफ में बिहेवियर करता है। अब अपना बिहेवियर देख लीजिए, कंसिस्टेंट पैटर्न में होगा और होल लाइफ आप वैसा ही बिहेवियर करते रहते हो, दैट इज़ कॉल्ड द डायनेमिज़्म। अब डायनेमिज़्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डायनेमिज़्म रिलेटेड टू पर्टिकुलर ज़ोन ऑफ द बॉडी, दूसरा है डायनेमिज़्म रिलेटेड टू टेंशन। जब पार्ट ऑफ द बॉडी की हम बात करते हैं, तो ये वो डायनेमिज़्म है जिसमें भूख, प्यास या कोई भी नीड जब आपकी है, जिसको आप सैटिस्फाई करना चाहते हैं, नीड ऑफ सैटिस्फैक्शन है भूख प्यास की, दैट इज कॉल्ड द पहला वाला कि जोन ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलर जोन ऑफ द बॉडी डायनेमिज्म। और वहीं जब हम दूसरे की बात करते हैं डायनेमिज्म रिलेटेड टू टेंशन की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी हमारी टेंशन से डेवलप डायनेमिज्म है वो हमारा आ जाएगा। और इसमें 3 तरह के डायनेमिज्म हैं, जैसे कि इसमें लिखा है मेल वॉयलेंस, इंटीमेसी, लस्ट या सेल्फ सिस्टम जो है हमारा, इसको हम लोग इस रूप में भी देख सकते हैं, डिसजंक्टिव डायनेमिज्म, आइसोलेटिंग और कंजक्टिव डायनेमिज्म। डिसजंक्टिव जो हमारा डायनेमिज्म है, उसमें हमारा क्या आ जाएगा, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पैटर्न होता है। ये जो टेंडेंसीज होती हैं, इनके सहारे यह व्यक्ति को यह सोचने के लिए इन्फोर्स करता है कि लोग जो होते हैं बेसिकली बुरे प्रकृति के होते हैं और इस संसार में रहने लायक नहीं हैं। वहीं जो आइसोलेटिंग डायनेमिज्म है, उसमें लस्ट होता है और जेनिटल्स की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट से उत्पन्न टेंशन से डेवलप होता है। इसमें होमोसेक्सुअल या हेटेरोसेक्सुअल बिहेवियर पैटर्न भी हमें देखने को मिलते हैं। वहीं जो हम बात करते हैं कंजक्टिव डायनेमिज्म की, तो कंजक्टिव डायनेमिज्म में इंटीमेसी होगी, सेल्फ सिस्टम को भी हम देख पाते हैं। तो इसको हम अलग से भी बात करेंगे सेल्फ सिस्टम की। अब हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन से तात्पर्य है कि जब भी हम अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं, है ना? एक पिक्चर बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, और ये पर्सोनिफिकेशन की जो इमेज होती है वो हमारी नीड ऑफ सेटिस्फैक्शन या एंजाइटी के एक्सपीरियंस से बनी होती हैं। या तो हम पॉजिटिव इमेज बनाते हैं या तो हम नेगेटिव इमेज बनाते हैं, और डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारी नीड ऑफ सेटिस्फैक्शन से। तो अब इसमें क्या होता है, जब हम पॉजिटिव इमेज बनाते हैं या हमारे रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो उससे हम पॉजिटिव इमेज बनाएंगे। और वहीं जब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नेगेटिव होते हैं तो हम नेगेटिव इमेज बना लेते हैं। इसी तरीके से इन्होंने पर्सोनिफिकेशन को, यानी कि सुलिवान ने पर्सोनिफिकेशन को 5 पार्ट्स में बाँटा है। गुड मदर, बैड मी, गुड मी, नॉट मी। जब बच्चे को माँ के साथ जो इंटरेक्शन वो करता है उससे चिंता उत्पन्न होती है, तो वो बैड मी पर्सोनिफिकेशन डेवलप हो जाता है। और जब बच्चे का माँ के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत ही सैटिस्फैक्टरी होता है, पॉजिटिव होता है, तो गुड मदर डेवलप हो जाती है। गुड मदर का पर्सोनिफिकेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको सैटिस्फैक्शन हो गया। जब बच्चे में अपनी इंटरपर्सनल जो एक्शंस हैं उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाता है या उसको बहुत ही एप्रिसिएशन मिलता है, तो उसमें गुड मी डेवलप हो जाता है। और वहीं जब उसे पनिशमेंट मिलता है तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, बैड मी डेवलप हो जाएगा। और जब बच्चे में काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल की एंजाइटी पाई जाती है या पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें, तब उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, नॉट मी। तो ये हमारे पर्सोनिफिकेशंस बताए हैं इन्होंने। और वहीं अब हम बात करते हैं सेल्फ सिस्टम की। जैसे हमने डायनेमिज्म बताया था कि सेल्फ सिस्टम वहाँ पे भी आता है, तो डायनेमिज्म इसमें हम थोड़ा डिटेल बात करते हैं कि सेल्फ सिस्टम होता क्या है बेसिकली। सेल्फ सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, जो इंटरपर्सनल सिक्योरिटी को, जो इंटरपर्सनल हमारी सिक्योरिटी है इसको बरकरार रखते हुए एंजाइटी से हमें बचाता है। जो मेरा सेल्फ सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मान लीजिए, और इसमें हम एंजाइटी बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद हम इसके द्वारा अपने सेल्फ को सेव रख पाते हैं।
चिंता से बचा पाते हैं, क्योंकि इसमें डायनेमिज्म सम्मिलित है। हमने बात की ना डायनेमिज्म की पहले, कि डायनेमिज्म में भी सेल्फ आ रहा है, तो हम अपने सेल्फ को एंजाइटी से बचा पाते हैं सेल्फ सिस्टम के थ्रू, और इसमें एंजाइटी में कमी भी आ जाती है। और ये जो सेल्फ सिस्टम है हमारा, इसका जो विकास है बच्चे में 1.5 से 1.5 से 2 के बीच में, 1.5 से 2 साल के बीच में ये डेवलपमेंट हो जाता है। आत्मतंत्र यानी कि सेल्फ सिस्टम में जो एंजाइटी होती है कम हो जाती है, और वह व्यक्ति को कंस्ट्रक्टिवली रहने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए मोटिवेट करने लगती हैं। जब सेल्फ सिस्टम हमारा डेवलप हो जाएगा तो इससे क्या होगा, हम कंस्ट्रक्टिव बिहेव करने के लिए हमारा सेल्फ सिस्टम हमें मोटिवेट करने लगता है। कैसे कैसे होता है ये? जब किसी बच्चे का जो सेल्फ सिस्टम है, जब बहुत अधिक एंजाइटी के एक्सपीरियंसेस लेने लगता है, या उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फुल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, तो जो उसका सेल्फ सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा। वह व्यक्तित्व से अलग हो जाता है। सेल्फ सिस्टम क्या हो गया, उसकी पर्सनैलिटी से अलग हो गया। तो इस तरह का आत्मतंत्र क्या होगा, इस तरह का जो सेल्फ सिस्टम होगा, क्या होना है उसमें, वो किसी स्पेसिफिक जो सिचुएशन आएगी के बारे में एक रियल ऑब्जेक्टिव निर्णय लेने से हमें रोक लेगा, और सार्थक व सृजनात्मक ढंग से रहने के लिए एक तरह से बाधा पहुंचाएगा। तो जो हमारा सेल्फ सिस्टम है, बेसिकली उसका काम है हमारी खुद के सेल्फ को एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में बने रहने के लिए बाध्य करता है, ऑर्गेनाइज पैटर्न में हमें रखता है। और जब हमारा ज़्यादा एंजाइटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, तो हमारा सेल्फ सिस्टम भी हमें कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी हमें नहीं बचा पाएगा, और हमारा जो पर्सनैलिटी है वो हमारे सेल्फ से अलग हो जाएगी, और जो हमारा जो सेल्फ है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो देखते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस की। डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं, इसमें 7 स्टेजेस की बात की गई है। व्यक्तित्व में परिवर्तन विकास की किसी भी जो स्टेज है उसमें हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तन एक अवस्था से जो दूसरी अवस्था है, यानी कि जो ट्रांजिशन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था, मतलब एक अवस्था की इंटायर पीरियड में तो कम होगा, पर जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएंगे तो ये जो ट्रांजिशन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। एक बच्चा दूसरों को किस तरह परसीव कर रहा है, दूसरों के प्रति किस तरह का की प्रतिक्रिया कर रहा है, किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, किस तरह का इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है, ये सब क्या है हम देखेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस में। पहले इनकी जो स्टेज है वो है इन्फेंसी की। इन्फेंसी की जो स्टेज है वो बेसिकली बर्थ के 18 महीने या 24 महीने तक रहती है, अर्थात जब बच्चा सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग प्रारंभ कर देता है, थोड़ा सा क्लियर लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी क्लियर बोलने लगता है, तब इसका इन्फेंसी का डेवलपमेंट हो जाता है। जन्म के समय जो एक बच्चा होता है वो क्या होता है, छोटे से जानवर की तरह होता है ना, और माँ से जैसे तैसे उसे प्यार स्नेह जैसा भी मिल रहा होता है, वैसे ही क्वालिटीज का डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है माँ के बारे में डबल पर्सोनिफिकेशन डेवलप कर लेता है, गुड मी और बैड मदर, नहीं गुड मदर और बैड मदर का भी हमने आगे पढ़ा ना पर्सोनिफिकेशन में, गुड मदर और बैड मदर का पर्सोनिफिकेशन डेवलप कर लेता है। जब बच्चे को अपनी नीड अच्छी से सेटिस्फैक्ट्री हो रही है उसकी माँ के थ्रू, तो गुड मदर, और वहीं अगर बच्चे की नीड्स प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं, उसमें चिंता एंजाइटी डेवलप हो रही हैं, तो वो बैड मदर का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है। तो ये जो बुरी माँ का की तरह वो परसीव कर रहा है, तो इसी अवस्था के दौरान उसके कॉग्निशन में प्रोटोटैक्सिक प्रोटोटैक्सिक मेथड से पैराटैक्सिक मेथड की तरफ ट्रांजिशन होता है। ठीक है, पहला तो जो हमारे पर्सोनिफिकेशन उसने डेवलप कर लिया, और दूसरा ये है कि जो हमारे लेवल्स ऑफ कॉग्निशन थे, पैरा से प्रोटो से पैरा की तरफ बढ़ने लगेगा वो। अब हम बात करते हैं चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड में क्या है, आर्टिकुलेट स्पीच होती है। आर्टिकुलेट स्पीच की हम बात करते हैं, मतलब कि जो बच्चा है सुस्पष्ट भाषा से लेकर बोलने बोलने से लेकर साथी, जो उसके साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, उन साथी संगी की जो आवश्यकताएं होती हैं वो दिखाने लगता है। मतलब उसको कौन कौन सी आवश्यकता हो रही है, उसके दोस्तों को कौन कौन सी आवश्यकता होती है, मतलब कि 5 वर्ष का समझ लीजिए, 5 वर्ष का बच्चा हो गया यहाँ, 5 से 6 साल का, तो वो इस तरह की
चीज़ें करने लगता है। इस अवस्था में लैंग्वेज का क्लियर डेवलपमेंट हो जाने की वजह से जो होता है चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में विभिन्न तरह के पर्सोनिफिकेशन जो इमेजेस जो होते हैं, बने होते हैं उसका फ्यूज़न हो जाता है। जैसे गुड मदर और बैड मदर एक साथ मिलके माँ बन जाती है, माँ का पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे में कुछ कल्चरल पैटर्न भी दिखाई देते हैं, जैसे खाना, शिशु पॉटी कर देना, है ना? या सेक्स रोल एक्सपेक्टेशन आदि भी ड्रामेटाइज़ेशन के रूप में हमें दिखने लगते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुवेनाइल की। जुवेनाइल एरा की यह अवस्था 5 से 6 साल के बीच में होती है। 5 से 6 साल से लेके 8 से 9 साल तक की होती हैं। इसमें बच्चा कॉम्पिटिशन करता है, कंप्रोमाइज़ करता है और इसमें बच्चे में कई बार नेगेटिव डेवलपमेंट भी उसकी नेगेटिव एक्सपीरियंस की वज़ह से डेवलप होने लगते हैं। बात करें स्टेज ऑफ प्री एडोलेसेंस की, तो ये जो स्टेज है वो नीड ऑफ इंटीमेसी से स्टार्ट होकर प्यूबर्टी तक जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने ही यौन के किसी एक व्यक्ति से बहुत अधिक क्लोज हो जाते हैं। इसमें जो दोस्ती का या फ्रेंडशिप का जो बेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारी क्लोज रिलेशनशिप। इसको सुलिवान ने सखा यानी कि चम, CHUM चम बोला है। और जब ये जो हमारा सखा है, इस अवस्था में बच्चों में अगर सखा से अगर अलगाव हो जाता है, आइसोलेशन हो जाता है, तो बच्चे में एंग्जायटी डेवलप होने लगती है। जैसे आप देख सकते हैं आजकल जो हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसमें हमें या आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। स्टेज ऑफ अर्ली एडोलेसेंस की हम बात करें तो यह अवस्था प्यूबर्टी से लेके स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर उस समय तक रहती है जब तक उसकी अपोजिट सेक्स की व्यक्ति के साथ उसका स्नेह या प्यार उत्पन्न नहीं हो जाता, है ना? समझ रहे हैं ना? यू गॉट इट? इस अवस्था में किशोरों में या जो हमारे एडल्ट हैं, उनमें जेनिटल इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है और लस्टफुल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती हैं और वे लस्टफुल रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कुछ बेसिक नीड्स उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, इंटीमेसी, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, ये सब जो चीज़ें हैं हमें वो भी उनके अंदर दिखाई देने लगती हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ लेट एडोलेसेंस की। इस आवश्यकता की जो हमारी जो अवस्था है या स्टेज है, इसकी शुरुआत कब होती है? जेनिटल एक्टिविटीज़ की स्टेबिलिटी से। अब यहाँ पे क्या हुआ, जेनिटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या हो गई, स्टेबल हो गई और इंसान क्या हो गया, वयस्क हो गया। उसमें स्टेबल जो प्रेम संबंधी जो उसके जो लव रिलेशनशिप हैं वो स्थापित हो जाते हैं। अब उसे वैसी कोई दिक्कत नहीं रह गई। इस अवस्था में जो हमारा कॉग्निशन है वो सिंटैक्सिक मोड में चले जाता है और उसके जो लस्ट होता है, इंटीमेसी होती है, उसका फ्यूज़न हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज की, मैच्योरिटी की। सुलिवान की जो ये अवस्था है, उसके बारे में उन्होंने कुछ ख़ास नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि क्योंकि उनकी नज़र में सच्चे अर्थ में मैच्योरिटी विकसित होने की कोई स्पष्ट स्टेज नहीं है। वो कब डेवलप हो जाएगी, कब किसके अंदर कितना अनुभव आ जाएगा और वो मैच्योर हो जाएगा, ये नहीं कह सकते। तो सुलिवान ने ऐसा कुछ बेसिकली नहीं बोला है इस स्टेज के बारे में। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सुलिवान थ्योरी की। तो सुलिवान पहले ऐसे नव फ्रायडवादी थे जिन्होंने व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या से लेकर जन्म जन्म से लेकर परिपक्वता की जो अवधि है उसको एक स्टेप वाइज बताया है। पहले ऐसे ये थ्योरिस्ट थे जिन्होंने जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसकी व्याख्या कैसे की है, जन्म से लेके हमारी मेच्योरिटी तक में। इन्होंने जो अदर हमारे न्यूज़ फ्रायडवादी रहे हैं उन्हीं के समान जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उसपे सोशल और कल्चरल फैक्टर का इफ़ेक्ट बताया है। बहुत ही क्लियरली बताया है इन्होंने, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे जगह-जगह इन्होंने बताया कि फ्रेंड की ज़रूरत होती है, आगे चल के अपोज़िट सेक्स से वो इंटरैक्ट करने लगता है। बहुत सारे हमारे इन्होंने सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की इम्पोर्टेंस भी बताई जगह-जगह। सुलिवान के सिद्धांत को साइकोलॉजिस्ट ने अन्य न्यू साइकोलॉजिस्ट या न्यू साइकोएनालिटिक थ्योरिस्ट की कंपैरिज़न में अधिक इम्पोर्टेंस भी दी है। क्योंकि एक बहुत ही इंटीग्रेटिव पिक्चर हमें यहाँ देखने को मिलती है पर्सनैलिटी की। इसके बावजूद बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कुछ क्रिटिक्स का ये भी मत है कि सुलिवान ने अपने तंत्र में कुछ काल्पनिक संरचनाओं को यानी कि इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर्स को
ज़्यादा महत्व दिया है, जैसे पर्सोनिफिकेशन, सेल्फ सिस्टम आदि का। इसे इन्होंने जो क्रिटिक्स थे उन्होंने हमें हमें बता दिया कि ये इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर है। वहीं कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि सुलेमान ने व्यक्तित्व के बारे में जो भी विचार प्रेज़ेंट किए हैं, जो भी विचार उन्होंने दिए हैं, वो पूर्णतः उनकी नैदानिक यानी कि जो भी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है उस पे बेस्ड है। वो जनरल ऑब्जर्वेशन से बेस्ड नहीं है, उनके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं। तो ये तो रहा हमारा इवैल्यूएशन। एप्लीकेशन की बात करें तो एक हमें थ्योरेटिकल बेस हमें ये प्रोवाइड कर रहा है फॉर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी के लिए। जैसे हम डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं, उनके लिए इंटरपर्सनल थ्योरी या साइकोथेरेपी स्टार्टअप कर सकते हैं। इन और ये इंटरपर्सनल जो थ्योरी है प्रपोज़ करती है कि कैसे डिप्रेशन डेवलप होता है, कैसे हमारा लोगों के अंदर सिज़ोफ्रेनिया डेवलप होता है, इसको हम इसके थ्रू जान सकते हैं। इन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं, कुछ अप्रोचेज़ भी बताए हैं और कुछ साइकियाट्रिक इंटरव्यू को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो ये तो रही हमारी सुलेमान की पर्सनैलिटी थ्योरी। ये रहे रेफरेंसेस, आप इसको भी पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं सुलेमान की थ्योरी को। तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको एन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।